और हमने भी कह दिया है कि हम ना इस शादी को मानते हैं और न ही आपकी किसी शर्त को। कहकर रश्मि वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उधर रुद्राक्ष ने दरवाजा खोला तो एक नौकर खड़ा था। किंग युवराज अंगद आ चुके हैं, अब आगे। रुद्राक्ष ने सुना, फिर पलटकर एक बार वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा। रश्मि अंदर जा चुकी थी। उसे देख रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर चली भी गई। फिर खुद को वापस उसी रूप में लाते हुए मन ही मन बोला, युवराज अंगद, आज तुमसे मुलाकात बड़ी दिलचस्प होने वाली है। कहकर रुद्राक्ष एक बार फिर अपनी उसी खतरनाक मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। नीचे बड़े से हॉल में एक बड़े से सोफे पर किसी राजा की तरह एक शख्स बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर की स्पष्टता बता रही थी कि वो कैसा इंसान था। उसकी आंखें एक 17 साल की लड़की पर टिकी थी, जो वहां के किसी नौकर की बेटी थी, जो अपनी बेटी को हमेशा रुद्राक्ष के घर में लाता था, क्योंकि उस लड़की का उसके पिता के अलावा दूसरा कोई भी नहीं था। अंगद उस लड़की को ऊपर से नीचे तक बड़ी ललचाई नजरों से देख रहा था। उसका दिल कर रहा था कि अभी उस लड़की को उठाए और वहां से चला जाए, लेकिन फिर अंगद ने उस लड़की को देखते हुए बहुत भद्दी सी मुस्कान दी, जिसे देख वो लड़की अंदर से बुरी तरह से सहम गई। वहीं उस लड़की का पिता तो गुस्से से अंदर ही अंदर उबले पड़ा था, मगर वो बहुत ही बेबस था। वो अंगद का कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अंगद भी उन सबका एक तरह से मालिक ही था। युवराज अंगद का ऐसे ही किसी भी लड़की को मुंह उठा के ताड़ना शोभा नहीं देता, क्यों युवराज अंगद? रुद्राक्ष ने सीढ़ियों पर से ही उसे आवाज देते हुए कहा, और फिर मुस्कुरा दिया। रुद्राक्ष की आवाज सुन एक बार को अंगद ने गुस्से से कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। उस पर रुद्राक्ष का उस पर तंज कहना अंगद के भीतर तीर सा चुभ गया, लेकिन वो सिर्फ मन महसूस कर ही रह गया। फिर भी वो इस वक्त रुद्राक्ष के घर के अंदर बैठा था, इसलिए अंगद ने अपनी मुट्ठी खोल ली। फिर नकली मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़ते हुए रुद्राक्ष की ओर देखा और फिर बोला, रुद्राक्ष मेरे भाई, बड़े दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ, हमसे गले नहीं मिलोगे? नकली मुस्कान लिए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और आगे बढ़ा, लेकिन रुद्राक्ष आगे बढ़कर खुद उस बड़े से सोफे पर एक राजा की तरह बैठ गया। रुद्राक्ष के बैठते ही वहां खड़े सभी नौकर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन ये देख अंगद का एक बार फिर से गुस्से से खून उबल पड़ा। वो इनकी नजरों में अपना अपमान नहीं सह सकता था। वो कैसे सहता? आखिर वो एक युवराज था और उस पर रुद्राक्ष का बड़ा भाई। भले ही अंगद आज युवराज के पद पर बैठा था, लेकिन पूरे एशिया का किंग रुद्राक्ष ही था, और यही अंगद की जलन का सबसे बड़ा कारण था कि वो रुद्राक्ष से बड़ा होते हुए भी वो हर चीज में रुद्राक्ष से एक कदम पीछे ही था। और फिर रुद्राक्ष की शादी की खबर उसके गुस्से के आग में घी का काम कर गया था। फिर अंगद ने खुद पर काबू किया और सामान्य बने रहने का दिखावा करते हुए रुद्राक्ष के सामने ही एक राजा की तरह बैठ गया। अंगद का इस तरह से रुद्राक्ष के सामने बैठना रुद्राक्ष को बुरी तरह से खल गया था, लेकिन फिर भी रुद्राक्ष ऊपर से शांत बना रहा। उस पर उसने उसे कुछ भी नहीं कहा और अंगद की ओर ही शांति से उसे देखने लगा। सारे नौकर वहां से चले गए थे, सिवाय बूढ़ी काकी और अंकित के। उन चारों के सिवा उस पूरे हॉल में पांचवा कोई भी नहीं था, और यही चीज युवराज अंगद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि अंगद की नज़र में वो दोनों थे तो एक नौकर ही, लेकिन फिर भी वो इस पर कुछ भी नहीं कर सकता था, बस कलप कर ही रह गया, क्योंकि वो दोनों ही रुद्राक्ष के लिए बेहद खास थे। बूढ़ी काकी रुद्राक्ष के लिए उसकी माँ जैसी थी और अंकित उसके लिए उसके अपने भाई से भी बढ़कर था, और अंकित ने तो रुद्राक्ष के लिए कई बार अपने सीने पर गोलियां झेली थी। वो हर बार रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की मौत के बीच आकर खड़ा हो जाता था, और ये बात युवराज अंगद भी अच्छी तरह से जानता था। अंगद मुस्कुराया और फिर बोला, रुद्राक्ष मेरे भाई, तो क्या हाल चाल है तुम्हारे? अंगद के सवाल पर रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, युवराज अंगद, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम यहाँ मेरा हालचाल पूछने तो आए नहीं होगे। रुद्राक्ष के तंज पर एक बार फिर अंगद उबल पड़ा, लेकिन फिर खुद को शांत कर अंगद मुस्कुराया और बोला, वैसे रुद्राक्ष तुम ना हर मामले में मेरे भाई ही हो, मुझे इतनी अच्छी तरीके से तो सिर्फ तुम ही जान सकते हो। वैसे सुना है कि तुमने शादी कर ली। रुद्राक्ष युवराज अंगद की बात पर कुछ नहीं बोला, वो वैसे ही चुप रहा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि अभी अभी युवराज अंगद ने क्या कहा। तभी कुछ नौकरों ने नाश्ता पानी लाकर अंगद के सामने टेबल पर सजा दिया और फिर वहां से सारे चले गए। युवराज अंगद, तुम्हारे कानों का भी कुछ जवाब नहीं? रुद्राक्ष ने अंगद पर फिर तंज कसा और मुस्कुरा दिया। रुद्राक्ष के तंज पर इस बार अंगद खुद को संभाल नहीं सका। रुद्राक्ष! अंगद जोर से चीखा और फिर अपने स्थान से खड़ा हो गया।
अंकित भी अंगद की तेज आवाज पर कुछ बोलने को हुआ, लेकिन रुद्राक्ष ने अपनी एक उंगली से उसे ना में इशारा कर उसे शांत कर दिया और फिर भी मुस्कुराते हुए अंगद की ओर देखने लगा। रुद्राक्ष, अपनी मर्यादा में रहो, मत भूलो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और तुम, अंगद गुस्से से आगे बोल ही रहा था जब उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ जाकर ठहर गई और एकदम से चुप हो गया। अंगद को नज़रों की तरफ देखते हुए बूढ़ी काकी और अंकित की भी नज़र सीढ़ियों पर चली गई, जिसे देखते हुए उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि क्या अनर्थ हो चुका है। मिस्टर किंग, ये कौन है और आपसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? सीढ़ियों पर खड़ी रश्मि ने रुद्राक्ष से पूछा, जिसकी पीठ इस वक्त रश्मि की तरफ थी। रश्मि की आवाज़ सुन रुद्राक्ष ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली, फिर घूरते हुए बूढ़ी काकी और अंकित की ओर देखा। उसके बाद उसकी नज़र अपने सामने खड़े अंगद पर गई, जो रश्मि को अभी तक घूरे जा रहा था। उसका इस तरह से रश्मि की तरफ देखने भर से रुद्राक्ष का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो बिना रश्मि की तरफ मुड़े गुस्से से चीखा, रश्मि अपने कमरे में जाए। लेकिन रश्मि ने जैसे रुद्राक्ष की बात ना सुनने की कसम खा रखी थी, तो उसने भी रुद्राक्ष की बात को अनसुना कर युवराज अंगद की तरफ ही असमंजस से देख रही थी। अंगद तो अभी तक रश्मि की खूबसूरती में खोया हुआ था, जिसे देख रुद्राक्ष का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। रश्मि, आपने सुना नहीं, हमने कहा अपने कमरे में जाए। रुद्राक्ष ने इस बार जोर से बोला, लेकिन रश्मि ने इस बार भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो वैसे ही खड़ी रही। अंकित ने बूढ़ी काकी को धीमे से उनके कान के पास जाकर बोला, काकी माँ, आप क्वीन को उनके कमरे में ले जाए, वरना आज किंग का गुस्सा सब पर मौत बनकर बरसेगा, खास तौर पर क्वीन के ऊपर। तो जल्दी से जाए। अंकित की बात सुन बूढ़ी काकी जल्दी से हाँ में सिर हिलाए और रश्मि की ओर बढ़ गई। रश्मि, अपने कमरे में जाओ, वरना आप हमारा आज वो रूप देखेंगी जो हम आपको कभी दिखाना नहीं चाहते। जाए यहाँ से। रुद्राक्ष ने अभी तक पलटकर रश्मि की ओर नहीं देखा था, वो बस गुस्से से अंगद की ओर ही घूरे जा रहा था। रुद्राक्ष की आवाज पर बूढ़ी काकी जल्दी से बोली, चलिए बहुरानी, अंदर चलिए। बूढ़ी काकी रश्मि की बाह पकड़े हुए ही उसे उसके कमरे की ओर ले गई। अंगद तो तब तक रश्मि को जाता देखता रहा जब तक रश्मि उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। युवराज अंगद, रुद्राक्ष जोर से चीखा, जिससे अंगद अपने होश में आया। अब शायद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका होगा, तो अब तुम जा सकते हो। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, लेकिन अंगद के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ गई। वो आराम से सोफे पर बैठा और बोला, रुद्राक्ष मेरे भाई, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। युवराज अंगद, जुबान संभाल कर, कहीं तुम्हारी ये गंदी जुबान और घटिया आंखें दोनों ही तुम्हारे शरीर से अलग ना हो जाएं। तो खुद को संभालें और यहाँ से जाएं। इस बार अंकित आगे आया और बोला, युवराज अंगद, कृपा करके आप चले जाए। अंकित ने विनम्र भाव से कहा, लेकिन अंकित की बात भी अंगद के ऊपर कुछ असर नहीं की। वो तो अभी तक रश्मि की खूबसूरती में खोया था, जिसे देख रुद्राक्ष का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। मुझे बहुत से पाठकों और व्यूवर्स के कमेंट आ रहे थे, और जो मैंने अब तक वोटिंग कराई थी उससे भी साफ जाहिर हो रहा था कि ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो मैंने डिसाइड किया है कि आप सबकी डिमांड को माना जाए और इस कहानी को रोज सुबह लाने के बारे में सोचा है। लेकिन रविवार को कोई भी कहानी नहीं आएगी, तो अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बाकी दोनों कहानियों को भी पढ़िए और उस पर लाइक और कमेंट कीजिए। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।